पर फिर बटेगा पाकिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान क्या अलग अलग देश बनेंगे? आज बनेगा सिंधु देश। क्या चाइना धीरे धीरे पाकिस्तान को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा है? क्या बलूचिस्तान है चाइना और पाकिस्तान के साथ की वजह? हाल ही में पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का कहना था कि भारत के लोग मोदी गवर्नमेंट से खुश नहीं हैं। वो अपने प्राइम मिनिस्टर को एक्यूज कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बाद। हमारे 29 स्टेट्स वाले देश में क्या होगा या क्या हो रहा है उस पर कमेंट करने से पहले पाकिस्तान को अपने 4 प्रोविजंस की तरफ नज़र उठा के देख लेना चाहिए कि उनका क्या हाल है। पाकिस्तान में मौजूद सिंध की क्या हालत है उस पर कुछ ना ही कहा जाए तो बेहतर होगा। रेप, किलिंग, मास मर्डर्स और लैक ऑफ रिसोर्सेज तो सिंध के लिए आम बात है। एक तरफ सिंध रिसोर्सेज ना होने की वजह से हिंदुस्तान की मांग कर रहा है नहीं है, पाकिस्तान कोई हमारा मुल्क नहीं है, और दूसरी तरफ बलूचिस्तान एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज से परेशान है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो छुपा हुआ सोना है जिसका इस्तेमाल अगर उसने सही ढंग से किया होता तो आज उसे चाइना या IMF से भीख मांगने की जरूरत ना पड़ती। ANI की रिपोर्ट के हिसाब से बलूचिस्तान में 80 मिनरल रिसोर्सेज हैं विद सिग्निफिकेंट डिपॉजिट्स, जिनमें से कुछ ही अभी ढूंढे गए हैं और बहुत कुछ अभी बाकी है बलूचिस्तान की मिट्टी में। और चाइना इस बात को अच्छे से जानता है और इसलिए पाकिस्तान के इस इलाके में शुरू से ही चाइना की नज़र बनी हुई है। इनफैक्ट बलूचिस्तान में 3 लार्ज स्केल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हैं, सैंडक, डोडर एंड रेकोडिक। इनमें से 2 एक्टिव प्रोजेक्ट सैंडक एंड डोडर चाइनीज कंपनी MCC यानी मेटालर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन ऑपरेट करती है। ऐसा लगता है मानो कि पाकिस्तान की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता कि किस तरह उनकी जमीन से आकर कोई और देश मिनरल निकाल रहा है और उसे एक्सप्लॉइट कर रहा है। 2019 में पाकिस्तान ने एक मिनरल पॉलिसी जरूर लॉन्च की थी, पर पाकिस्तान के दावों की तरह वो भी खोखली निकली। बलूचिस्तान में एक बड़ी प्रॉब्लम स्कैरसिटी ऑफ वाटर भी है। चाइनीज कंपनी बिना पैसे दिए जितना भी पानी अवेलेबल है उसे यूज कर लेती है और फिर बलूचिस्तान के लिए कोई पानी नहीं बचता और ऑलरेडी वाटर स्केयर प्रोविंस में पानी की समस्या और ज्यादा बढ़ जाती है। शायद यही वजह है कि 11 मार्च 2025 को BLA यानी बालोच लिबरेशन आर्मी ने बलूचिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था। जाफर एक्सप्रेस एक पैसेंजर ट्रेन थी जो बालोन पास बलूचिस्तान से ट्रैवल कर रही थी। BLA ने इसमें ट्रैवल कर रहे यात्रियों को होस्टेज बना लिया और पाकिस्तान सरकार से बालोच पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज करने की मांग की, पर पाकिस्तान ने इसके जवाब में ऑपरेशन ग्रीन बॉलोन लॉन्च कर दिया, जिसमें 18 सोल्जर्स और 33 अटैकर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी। वहीं 38 लोग घायल भी हुए। और ध्यान रखिएगा, यहाँ मिलिटेंट्स से मतलब BLA के लोगों से है, जिन्हें पाकिस्तान असल में मिलिटेंट्स मानता है। वो क्या है ना कि पाकिस्तान के मिलिटेंट्स की डेफिनेशन इतनी सब्जेक्टिव है कि बार बार डिफाइन करना पड़ता है। बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पर इंडिजिनस आयरन, कॉपर इंक्लूडिंग सम गोल्ड, सिल्वर, मोलिब्डेनम, लीड, जिंक, बराइट, क्रोमाइट, कोल, जिप्सम, लाइमस्टोन, मार्बल, सिलिका सैंड जैसे कई सारे मिनरल रिजर्व अवेलेबल हैं और इतने मिनरल रिच प्रोविंस की ऐसी दुर्दशा सिर्फ पाकिस्तान ही कर सकता है। खैर, बलूचिस्तान और पाकिस्तान की ये लड़ाई आज की नहीं, ये तब से चली आ रही है जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। 1947 से पहले बलूचिस्तान का एरिया 4 अलग अलग प्राइंसली स्टेट्स में बटा हुआ था, कलक, खारन, लासबेला एंड मकरन। बाकी तीनों प्राइसली स्टेट्स पाकिस्तान के साथ जुड़ने के लिए तैयार थे, पर कलट, जिस पर उस वक्त मीर अहमद यार खान का कंट्रोल था, वो उस वक्त अपना एक अलग देश बनाना चाहते थे। कलट, या जिन्हें खान ऑफ कलट भी कहते हैं, उन्होंने 1946 में जिन्ना को अपना लीगल एडवाइज़र बना दिया और 1947 में एक मीटिंग के दौरान जिन्ना के साथ साथ जवाहरलाल नेहरू ने भी लॉर्ड माउंटबेटन के सामने इसे मंजूरी दे दी और दोनों ने कलट की ऑटोनॉमी को माना भी। यानी नेहरू और जिन्ना दोनों ने ये माना कि कलट एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन सकता है। इनफैक्ट जिन्ना तो एक कदम आगे निकल गए और उन्होंने ये मशवरा भी दिया कि खरन और लासबेला को भी कलट के अंदर मर्ज कर दिया जाए ताकि पूरा एक नया देश बन सके बलूचिस्तान। मीर अहमद खान को लगा कि जिन्ना पर भरोसा किया जा सकता है, शायद यही उनकी सबसे बड़ी भूल थी। 12 सितंबर को आए ब्रिटिश मेमोरेंडम में कहा गया कि कलट एज एन इंडिपेंडेंट कंट्री अपनी इंटरनेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फुलफिल नहीं कर सकता, इसलिए उसे इंडिपेंडेंट कंट्री डिक्लेयर नहीं किया जा सकता।
और इसके बाद एक ही रात में कलट को एक अलग देश बनाने का सपना बिखर गया। इसके तुरंत बाद जिन्ना ने कलट को फोर्स किया पाकिस्तान में मिलने के लिए, या यूं कहें पाकिस्तान के सामने झुकने के लिए, लेकिन कलट ने पाकिस्तान में मिलने से साफ मना कर दिया और कलट या यूं कहें मीर अहमद यार खान ने दूसरे तरीके तलाशने शुरू कर दिए जिससे वो कलट को इंडिपेंडेंट कंट्री बना सके। खान ने भारत से भी मदद मांगी, पर जब कहीं से भी मदद नहीं मिली तो 26 मार्च को जब पाकिस्तान की आर्मी ने बलूचिस्तान पर चढ़ाई शुरू की, तब मीर अहमद यार खान ने जिन्ना की बात मान ली और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एनेक्सेशन पर साइन कर दिया। इस तरह 226 दिन तक एक अलग देश बने रहने वाला बलूचिस्तान अब पाकिस्तान में शामिल हो चुका था। लेकिन ये फैसला दो लीडर्स के बीच हुआ था। आम जनता तो अब भी एक अलग देश की मांग कर रही थी और इसी मांग के साथ 1948 में पहला रिवोल्ट किया बलूचिस्तान ने। और आपको पता है इस रिवोल्ट को लीड किसने किया? इस रिवोल्ट को लीड किया मीर अहमद यार खान के छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने। हालांकि इस रिवोल्ट को जल्दी ही कुचल दिया गया, पर इस रिवोल्ट ने बलूचिस्तान के मन में आज़ाद मुल्क बनने की चाह को कई गुना बढ़ा दिया। इसके बाद बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच दूसरा रिवोल्ट हुआ 1958 से 1959 तक और इसे लीड किया नवाब नौरोज खान ने। दरअसल पाकिस्तान ने उस वक्त एक वन यूनाइट स्कीम को लॉन्च किया था जिसमें वो वेस्ट में जितने भी प्रोविंस थे उन्हें जोड़कर एक बड़ा प्रोविंस बनाना चाहता था। यहाँ वेस्ट से मतलब वेस्ट पाकिस्तान से है। बलूचिस्तान जो पहले से ही अपनी आइडेंटिटी को लेकर स्ट्रगल कर रहा था, उसने इसका विरोध किया क्योंकि बलूचिस्तान का मानना था कि ये मूव उनके कल्चर आइडेंटिटी को पूरी तरीके से ख़त्म कर देगा। इसके अलावा पाकिस्तान ने खान ऑफ कलट, एक इम्पोर्टेंट ट्राइबल लीडर को भी अरेस्ट कर लिया, जिससे ये सिचुएशन और भी ज़्यादा बिगड़ गई। इसी के चलते नवाब नौरोज खान, जो उस वक्त के झालावान के जरकजई ट्राइबाइट के मुखिया थे, उन्होंने 1000 ट्राइबल्स के साथ मिलकर गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक, जिसे हम छापामार युद्ध नीति भी कहते हैं, उसका यूज करते हुए पाकिस्तान के अगेंस्ट एक रिवोल्ट किया। और इस रिवोल्ट को दबाने के लिए पाकिस्तान ने लेफ्टिनेंट कर्नल टिक्का खान को अपॉइंट किया, जिन्होंने कई सारे ऑपरेशंस के बाद 1 साल लंबी चली झड़प के बाद इस सिचुएशन पर कंट्रोल पा ही लिया। इसके बाद पाकिस्तान की सरकार ने नवाब नौरोज खान को एक प्रपोजल भेजा और उन्होंने कहा कि अगर वो सरेंडर कर देते हैं तो उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा और बातचीत से इसी मसले का हल निकालने की कोशिश की जाएगी। आप मानेंगे नहीं, इसके लिए कुरान ई पाक की कसम तक खाई गई, पर नतीजा जैसे ही नवाब नौरोज खान ने सरेंडर किया, उनके 5 क्लोज रिलेटिव, जिनमें से उनके बेटे और भतीजे भी शामिल थे, सबको मार दिया गया और नवाब नौरोज खान की भी कैद के दौरान मौत हो गई। बलूचिस्तान वन यूनिट स्कीम से कुछ वैसे भी नहीं था। इसके बाद सुई रीजन में 1952 में नेचुरल गैस डिस्कवर हुई। उसके बाद बलूचिस्तान की इनसिक्योरिटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। ऐसा इसलिए क्योंकि नेचुरल गैस के रिवेन्यू का मेजर परसेंटेज सीधा फेडरल गवर्नमेंट को जाता था। बलूचिस्तान को रॉयल्टी में जो मिलता था वो मिट्टी के बराबर था। इसलिए शेर मोहम्मद मारी, जिन्हें जनरल शेरोव भी कहते हैं, उन्होंने इस रिवोल्ट को लीड किया। टोटल 22 मिलिटेंट्स कैंप बनाए गए जो गोरिल्ला वॉरफेयर टेक्निक के जरिए पाकिस्तान सरकार पर हमला किया करते थे। कभी रेलवे ट्रैक पर बॉम्ब गिराते, तो कभी मिलिट्री से सीधी झड़प होती और तो कभी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को नुकसान पहुंचाते थे। ये सिलसिला 1963 से 1969 तक चला, जिसके बाद फाइनली सीज फायर हुआ, लेकिन बलूचिस्तान को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बलूचिस्तान की सिर्फ एक मांग मानी गई। बलूचिस्तान को वन यूनिट पॉलिसी से बाहर रखते हुए एक अलग प्रोविंस रहने दिया गया, लेकिन रेवेन्यू शेयरिंग पर सिर्फ झूठा भरोसा दिया गया, पर कुछ खास नहीं हुआ। 2004 से लेकर 2025 तक बलूचिस्तान ने जितने भी अटैक किए उन्हें इस फेज में काउंट किया जाता है। इनमें से कुछ प्रोमिनेंट अटैक को डिस्कस कर लेते हैं। ग्वाडर पोर्ट अटैक 2004। ग्वाडर पोर्ट पर बॉम्ब से हमला किया गया था, जिसमें से 3 चाइनीज इंजीनियर समेत 11 लोग घायल हुए थे। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल अटैक 2019। पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल में चाइनीज अथॉरिटीज़ अक्सर आया जाया करती थी, इसलिए BLA यानी बलूचिस्तान नेशनल आर्मी ने इस होटल को अपना निशाना बनाया और पूरे इवेंट में कई सारी जानें गई। यूनिवर्सिटी ऑफ कराची बॉम्बिंग अप्रैल 2022। एक फीमेल सुसाइड बॉम्बर ने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची पर अटैक किया, जिसमें उस लड़की के साथ साथ 3 चाइनीज टीचर भी मारे गए। क्वेटा रेलवे स्टेशन बॉम्बिंग नवंबर 2024। 2024 में एक सुसाइड बॉम्बर ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर अटैक किया, जिसमें 32 लोगों की जानें चली गई
और 55 लोग घायल हुए। जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग मार्च 2025, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि किस तरीके से BLA ने तकरीबन 400 लोगों को होस्टेज बनाकर पाकिस्तानी आर्मी के सामने बलूचिस्तान प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात की थी। मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रीस बोलन में 18 सोल्जर्स और 33 अटैकर्स को अपनी जान गंवानी पड़ी और 38 लोग घायल भी हुए थे। रोड साइड बॉम्बिंग मई 2025, हाल ही में BLA ने पाकिस्तान के 7 सोल्जर्स को मारा बलूचिस्तान के कच्ची डिस्ट्रिक्ट में। बलूचिस्तान के इस रिसेंट एग्रेशन के पीछे कई सारी बड़ी वजह हैं, उन पर भी बात कर लेते हैं। इनसिक्योरिटी इन द स्टेट, पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के मिनरल्स का बहुत इस्तेमाल किया पर वहां के लोगों के डेवलपमेंट के लिए कभी कुछ नहीं किया। इनफैक्ट चाइना के इंटरफेरेंस से ये सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब हो गई। एंट्री ऑफ चाइना 2016 में द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड द इंडस्ट्री ने एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर चाइनीज़ इसी तरीके से बलूचिस्तान में माइग्रेट करते रहे तो 2048 तक चाइनीज़ पॉपुलेशन बलूचिस्तान के नेटिव लोगों से भी ज़्यादा हो जाएगी, यानी अपनी ही प्रोविंस में बलूचिस्तानियों से ज़्यादा चाइनीज़ होंगे। क्या ये प्रॉब्लम की बात नहीं है? लैक ऑफ रिसोर्सेज, अब तक के डिस्कशन से अब तो आप ये समझ चुके होंगे कि बलूचिस्तान एक तरफ पाकिस्तान से परेशान है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, दूसरी तरफ चाइना बिना रोक टोक के उनके मिनरल्स को एक्सप्लॉइट कर रहा है और बेहिसाब पानी बिना पैसे दिए इस्तेमाल कर रहा है, जबकि बलूचिस्तान में पानी की वैसे ही कमी है। ये सब सिचुएशन बलूचिस्तान की कंडीशन को और भी ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। पाकिस्तान हमेशा से ये मानता आया है कि इंडिया और अफगानिस्तान बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं और उन्हें फंड भी देते हैं, जबकि ये दोनों नेशंस इस बात से साफ साफ इनकार कर चुके हैं। खैर, हाल ही में यानी 9 मई 2025 को मीर यार बलोच, बलूचिस्तान के लीडर ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मीर यार बलोच ने इंडिया से मांग की है कि इंडिया उन्हें न्यू दिल्ली की एम्बेसी में होस्ट की तरह से स्वीकार करे और UN से मांग की है कि UN पीस मेकर बनकर सामने आए और पाकिस्तान की आर्मी को यहाँ से हटाए। फिलहाल सिचुएशन ये है कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच युद्ध रुक चुका है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मामले में दखल अंदाजी करेगा या नहीं। दूसरा, ये देखना भी इम्पोर्टेंट है कि चाइना इस सिचुएशन को कैसे देखता है, क्योंकि इस वक्त बलूचिस्तान चाइना के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे देश दुनिया से जुड़ी एक नई वीडियो के साथ।